वो वापस से एक नए किंगडम की तरफ हमारा जर्नी है। एक किंगडम हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इस जर्नी में अभी अभी आपने चूंकि वही बातें देखी है की के फॉर्म में कि मोनेरा के बाद पढ़ाई के अंदर आना चाहिए प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम प्रोटिस्टा की फिलहाल बात नहीं कर रहे। हम आज जो बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो यूकेरियोट्स हैं। उनको आप मल्टीसेलुलर रखते हैं। मल्टीसेलुलर ग्रुप के अंदर जनरली वो बिलोंग करते हैं, उनके अधिकतर मेंबर्स मल्टीसेलुलर होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स हैं। उन हेट्रोट्रॉप्स में भी मेजर ऑर्गेनिज्म जो है वो सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, उनका ब्रेकडाउन करते हैं, उनमें ये रखे जाते हैं। क्लोरोफिल नहीं है तो एक क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिल की मौजूदगी उनमें नहीं है, क्लोरोफिल उनमें मौजूद नहीं है तो एक क्लोरोफिलस है। नॉन वैस्कुलर है, कोई वैस्कुलर टिश्यू आपको नहीं मिलना, जाइलम आपको नहीं मिलना, फ्लोएम आपको नहीं मिलना, तो नॉन वैस्कुलर है, कोई वैस्कुलर टिश्यू उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलना। कौन है? एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। हम फंजाई आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम इस किंगडम को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। किंगडम फंजाई का ये इनिशियल इंट्रोडक्शन है। यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक, एक्लोरोफिलस, नॉन वेस्कुलर, थैलसनुमा ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप। इनका बॉडी स्ट्रक्चर थैलसनुमा होता है। पुराने समय में ये प्रेफर किया जाता था, अभी आजकल कम चलन में है, लेकिन पुराने समय में रखते थे। आप रखने दो इसको, क्योंकि अपने लिए ब्रायोफाइट में बात होगी, इसको हटा दो, थैलस मत लीजिए, छोड़ दीजिए। इसकी बजाय प्रेफर कीजिएगा इनका बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है और ये माइसीलियम बनाते हुए दिखते हैं। इनके अंदर जो टिश्यू होता है वो टिश्यू माइसीलियम के नाम से जाना जाता है और इनके जो फिलामेंट्स हैं उनको आप हाइफा के नाम से जानते हैं। हाइफा या हाइफी जो है वो उनके अंदर देखने को मिलता है। ये हाइफा है उनका, और इस हाइफा में 2 प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है। एक, हाइफा में कोई भी सेप्टा नहीं हो, एसेप्टिक, और दूसरा इस हाइफा में आपको सेप्टा दिखा। तो आपके पास इस तरह के माइसीलिया बनाते हुए, हाइफा बनाते हुए ऑर्गेनिज्म आप किंगडम फंजाई के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत आसान है इस बात को समझना, क्योंकि अधिकतर लोगों को डाउट रहता ही है कि हाइफा क्या और माइसीलिया क्या। तो नूडल्स खाएं, नूडल्स, बस नूडल्स को ऐसे लिया फॉर्क के अंदर और ऐसे सारे नूडल्स खाए और ऐसे करके आखिरी वाले को खींचा, वो जो आखिरी वाला खींचा वो हाइफा, और ये जो बंच दिख रहा है पूरा का पूरा नूडल्स का, ये माइसीलिया। ऐसा ही होता है फंजाई। बस ये होता है कि कई बार ये अपने आप को एक दूसरे में इतने समर्पित कर देते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं कि आप उनको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अगर आप ऐसे उनको डिफरेंशिएट कर पाओ, उनके माइसीलिया में एक एक जो आपका फिलामेंट दिख रहा है या हाइफा दिख रहा है, मुझे आदतन शब्द फिलामेंट बोलने का आदत है, आपको सुनना चाहिए अपने कान में हाइफा, क्योंकि जब भी आप फंगस के लिए पढ़ाई करते हैं आप हाइफा टर्म प्रयोग करना, तो मेरी आदत की बजाय आपको हाइफा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो हाइफा है, जब ये एक साथ ढेर सारा होता है तो इसको मिलकर के कहते हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं माइसीलियम। और ये
टिश्यू लेवल चर्चा हमारी हो रही है, क्योंकि ये जो एक आपने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ हाइफा बनाया, हाइफा कुछ और नहीं, एक इक्विवेलेंट टू सेल स्ट्रक्चर है। ये सेल है एक प्रकार का, इसमें सारी चीजें होती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ बाकायदा आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, यहाँ आपको राइबोसोम दिखाई देगा, यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। गोल्जी में आपको पता ही है विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, भूल गए आप, जो 11 Ds है वो भूल गए। इनमें यूनिसिस्टर्नल, भूल गए ना, यूनिसिस्टर्नल गोल्जी इनके अंदर हमको मिला। अरे आपको डिप्टायरसोम पढ़ाया था, और डिप्टायरसोम में यूनिसिस्टर्नल हमने बोला था, लिखा हुआ है ना, तो यूनिसिस्टर्नल गोल्जी या डिप्टायरसोम इनके अंदर मिलेगा। तो ये एक प्रकार का सेल है। हाइफा इज इक्वल टू अ सेल, वो एक सेल है जिसको आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर अगर सेल है ये, हाँ ये हाइफा एक सेल है, ये फंगल सेल है। अच्छा, इसलिए आप बोल रहे थे कि ये मल्टी सेलर है क्योंकि बहुत सारे हाइफा मिलते हैं, एक्जेक्टली बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। तो माइसीलिया आपका किस स्टेटस की चीज को डिफाइन कर रहा है, टिश्यू को। वो टिश्यू को बता रहा है कि माइसीलिया कुछ और नहीं, वो टिश्यू के लिए जनरेटेड एक टर्म है। जब बहुत सारे हाइफा आपके साथ में मिलते हैं तो माइसीलियम के नाम से जाना जाता है, उसको माइसीलियम कहा जाता है। सर ये कानून है कि ये सारे लोग मल्टी सेलर ही होंगे? नहीं, ऐसा कानून नहीं है। एक्सेप्शनली कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं। एनी आइडिया? सबसे कॉमन आइडिया तो आपको है यीस्ट। एक बड़ी सी सेल होती है पर बस एक ही होती है, कोई ग्रुप कोई परिवार उसके साथ नहीं, बस वो अकेली, वो बडिंग करके कई परिवार बना सकती है, हम उसकी बात करेंगे। वो स्यूडोमाइसीनियम बनाती है, जब बडिंग करती जाती है तो उसके साथ कई सारी बहन यीस्ट या डॉटर यीस्ट होती है, बहन अच्छा से डॉटर यीस्ट पाई जाती है, पर यीस्ट जो है वो है यूनिसेलुलर फंजाई। ऐसे एक और मेंबर आएगा सिंकाइट्रियम, तो सिंकाइट्रियम और यीस्ट ये यूनिसेलुलर फंजाई है। अदरवाइज यस, बाकी मेंबर आपके मल्टी सेलुलर मेंबर्स के तौर पर जाने। आपने ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिख दिया। राइबोसोम मैंने लिखा है 77S, और आपको याद होना चाहिए प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम होता है 70S, यूकैरियोट्स में होता है दोनों 80S और 70S। ऑर्गेनिक राइबोसोम जो था वो 70S था, और साइटोप्लाज्मिक जो था वो 80S था, और इनके अंदर आपको 77S राइबोसोम देखने को मिलता है। सर ये सेल है, अरे बेटे अब तो मान ले बिल्कुल सेल है, तो सर मेम्ब्रेन भी होगा इसमें? क्या बात की, बिल्कुल होगा, कौन मना करे? सर ये सेल के मेम्ब्रेन के बाहर वॉल भी होगा, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। सेल वॉल यस, सेल मेम्ब्रेन यस, लेकिन सेल वॉल सेलुलोज का नहीं, काइटिन। मानसिक रूप से सड़क गया, देर मत करो, बनाओ काइटिन का स्ट्रक्चर बनाओ। काइटिन का नहीं आया तो एटलीस्ट, वैसे काइटिन का क्यों नहीं आया, बॉन्ड पता है पूरा, पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई है, तो काइटिन आना चाहिए, पर मिनिमम मैं गुजारा कर लूंगा अपना एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। तो आप एनर्जी बना लो, मैं एडजस्ट कर, वैसे एक सही चीज तो काइटिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए विद प्रॉपर बॉन्ड। ये नहीं है बहुत तेज है, और ये तो उधार दूंगा मैं, तो बनाने पे जोर।
बना यार, क्या मेरे को तू NaCl ग्लूकोसामाइन बना करके पूछ रहा है, वो भी ढंग का नहीं बना हुआ, बना है क्या? दादा मेरे याद करोगे ना, इसीलिए ऐसा पकड़ा होगा, याद मत करो। पहले बनाओ ग्लूकोसामाइन, फिर उससे CH3COCl कंबाइन करो, तुम कंबाइन कर रहे हो NH2CO। तुम याद क्यों करते हैं जब मैं कभी जोर ही नहीं देता याद करने में, और तेरे चक्कर में मैंने सबको सुना दिया। हाँ ये सही तरीका है, पर ये सिर्फ NaCl ग्लूकोसामाइन, ये काइटिन नहीं। लेकिन ये बनाना काइटिन तो क्या काइटिन? काइटिन से बॉन्ड पूरा लिखना चाहिए, बंदिया का मतलब कोई मैं समझता हूँ तो समझता है, अगर कोई नहीं समझता है तो उसको भी समझ में आना चाहिए तूने कौन सा बॉन्ड बनाया, बीटा 1,4 बनाया है, अल्फा 1,4 बनाया है, क्या बनाया है, क्लियर होना चाहिए। ये एनर्जी बना है, हाँ, और एनर्जी तो अपन ने मोनेरा में ही पढ़ लिया, और मोनेरा का तुम टेस्ट देने वाले ट्यूसडे, तो ये तो आना ही चाहिए। और मोनेरा में मैं कुछ उल्टा सीधा करके अगर काइटिन पूछ दिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओ। और तुमको बता दूं इस बार मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, अभी तक नहीं है, वो आज ही बनेंगे। इन 5 क्वेश्चन को मैं वेट कर रहा था क्योंकि सैटरडे को मैंने डाउट का समय दिया था प्रॉपर, तो पूरे 2 लोग आए थे, 2, तो उनके डिस्कस डाउट तो आए नहीं। ये 5 क्वेश्चन इस बार उन्हीं के आएंगे जो उन्होंने डाउट सेशन में पूछा, ये फिक्स रहेगा। सर ये सेटिंग है, यस सर, ये बायस बिहेवियर है, ओह यस श्योर। आपको आने से मना किया हो तो बताओ, और इनविटेशन तो मैंने उनको भी दिया, भैया तो इनविटेशन लिखा हुआ कागज पे, ये 5-7 बजे से आपके आगमन तक भोज का आयोजन है। उन दोनों ने जो बोला ना पहला स्टेटमेंट, वो मेरी इज्जत उतारने के लिए काबिल है। उनसे पूछते उन्होंने क्या बोला, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोला भाई आखिर तुम दोनों ने? पहला शब्द क्या बोला? जैसे मैं आया डाउट बताने, तुम दोनों ने पहला शब्द क्या बोला? जल्दी बोलो, एक बार और इंसल्ट हो गई, जल्दी घबराओ मत, बोलो क्या बोला, जोर से बोल। आज तो डाउट पूछने वालों की हमें लगा था भीड़ रहेगी, आज भी कोई नहीं, आते पहला थप्पड़ मेरे और रोज मारते हैं। जब गुरु ही काबिल नहीं हो तो ये तो स्वाभाविक बात है। और उनका सेंस गलत नहीं था, क्योंकि हमने पिछले टेस्ट में यही किया, हमने हमारी ड्रॉपर पेज को यही बोला कि आपको डाउट पूछना चाहिए, और डाउट जबरदस्ती नहीं पूछना चाहिए मेरा मन रखने के लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएंगे ही, और उनको साथ में कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए प्लीज, ये आपके करियर का सवाल है। सो काइटिन घर जाके तैयारी कीजिएगा। मैंने तो दोनों बता दिया, मोनेरा में NaCl ग्लूकोसामाइन भी बता दिया है, काइटिन भी बता दिया, मैं पुनः उस पर वक्त देने नहीं चाह रहा। पर यस, सेल वॉल मेनली काइटिन का बना होता है, इससे परहेज नहीं है। कुछ जगहों पर थोड़ी बातों में अंतर है, विभिन्नता है। ओमाइसीटीज एक ग्रुप होगा, फंजाई का आगे पढ़ाएंगे आपको, उसमें काइटिन नहीं होता, उसमें या तो सेलुलोज होता है सेल वॉल में, या कभी कभी सेलुलोज प्लस काइटिन होता है। तो ये इंटरेस्टिंग ग्रुप है, इनमें काइटिन या तो होता ही नहीं है और उसकी जगह सेल वॉल में सेलुलोज होता है, या अगर कभी थोड़ा बहुत काइटिन मिल भी गया तो मुख्यतः सेलुलोज का सेल वॉल होता है ओमाइसीटीज नाम के एक फंगल ग्रुप के अंदर, जिसकी आपसे थोड़ी देर बाद चर्चा हम आज करने वाले हैं।
चले भाई, तो सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये इधर से जानबूझ करके इसको सुला रहा हूं मैं, हाइफा को ना, मुझे समझाने के लिए इसको सुलाने की आवश्यकता है, और थोड़ा स्पेस बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, क्योंकि मुझे कोई चीज पढ़ानी है ऐसी। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल की तरफ आराम से इसकी सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो सेल वॉल की तरफ डेवलप हो रहा होता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद भी करता है। हाथ ऊंचा करना, इसको कुछ कहते हैं, एक बता रही है, शाबाश, कंपटीशन नहीं होना, अच्छी बात है, आप लोग भी बता रहे हैं। लोमासोम, इसको कहा जाता है लोमासोम। जैसे आपने सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे और एक क्विज खेला था मेरे साथ, तो वहां सारा नाम था, लेमेलासोम हो गया साइनोबैक्टीरिया में, अब ये है लोमासोम। लेमेलासोम हम बात कर चुके हैं साइनोबैक्टीरिया में, अब ये है लोमासोम। तो लोमासोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होता हुआ स्ट्रक्चर है, और सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होता हुआ ये स्ट्रक्चर वॉल की तरफ होता है, और ऐसा माना जाता है कि वॉल को सिंथेसाइज करने में इसका योगदान होता है। इसमें कोई अचरज करने की बात नहीं है। अगर आपको हायर प्लांट्स याद हो, मेरे साथ पढ़े हुए, तो आपने पढ़ा था कि सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम जो है वो सेल वॉल में पाया जाता है, और सेलुलोज सिंथेटेज का जो मौजूद मेम्ब्रेन में पाया जाता है सेलुलोज सिंथेटेज, और मेम्ब्रेन मदद करती है वॉल फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो कोई अचरज वाली बात नहीं है, ये हो सकता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन से डेवलप होता हुआ लोमासोम, और वो माना जाता है कि काइटिन वाली जो सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन में मदद करता है। चले आगे बढ़ा जाए, ये क्लियर है। अभी ये जो माइसीलिया है इस पर लौटते हैं वापस। ये एक प्रकार का टिश्यू अरेंजमेंट है जिसको हमने माइसीलिया कहा। हम इसका एक प्रिसाइज नाम और देना चाहते हैं जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो। तो मुझे बता रहे हैं क्लासिफिकेशन की दृष्टि से माइसीलियम को आप पहले क्या नाम देते हो, फिर उनको दो ग्रुप में जो आप बांटते हो वो क्या है? और कोई यस, जो माइसीलियर अरेंजमेंट है जिसको आप टिश्यू के तौर पर देखते हो, पहले बताओ उसको क्या कहते हैं? प्लैक्टेनकाइमा। और प्लैक्टेनकाइमा के दो प्रकार, प्रोसेनकाइमा और स्यूडो पैरेन्काइमा। थोड़ा इधर ध्यान देते रहना तो सब समझ में आएगा। ये ऐसा माइसीलियर अरेंजमेंट जिसमें हाइफा की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहे और आप उनको डिफरेंशिएट कर पाओ। आप उनको जब भी देखो तो पहचान पाओ कि हाँ यार इसमें बहुत सारे हाइफा अलग अलग डिफरेंशिएबल हैं। ऐसा टिश्यू जिसमें इंडिविजुअल हाइफा लूजली अरेंज है उसको बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। और यदि ये हाइफा ऐसे अरेंज हो
कि आप उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पहचान ही नहीं पाओ। मैं हाथ इसलिए चला रहा हूं कि आपको बाकायदा लगता रहे कि आप बहुत सारे आईफा हैं, बस आपको दिख जब रहा है ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि सर ये तो स्क्लेरोशिया हो गया, या ये तो स्टोमेटा हो गया, या ये तो राइजोमॉर्फ हो गया, जो भी बोल रहे हैं आप, लेकिन उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपके लिए पहचानने लायक नहीं है। आपको तो वो एक बड़ा सारा कॉम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां फाइबर, जहां हाइफा इस तरह से टाइटली इंटरवोवन है कि आप उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट। इसको कहा जाता है, ये कहलाता है स्यूडो पैरेंकाइमा। तो जब टाइटली आपके हाइफा अरेंज हो और एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरवोवन हो कि उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो, संभव नहीं हो, मुमकिन नहीं हो, तब उसको बोलते हैं, वो कहलाता है स्यूडो पैरेंकाइमा। यहाँ जब ये डिफरेंशिएबल है तो उसे कहते हैं प्रोसेंकाइमा। और दोनों किसका टाइप है? इनके टिश्यू का नाम क्या है? लैक्टेंकाइमा। माइसीलियम उनका जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म, और उनका ऑफिशियल जो बायोलॉजिकल टर्म है जो टिश्यू के लिए लिया जाता है वो क्या है? लैक्टेंकाइमा। क्लियर है? स्पष्ट है? मेंशन कीजिए। लिख लिया? ये जो स्यूडो पैरेंकाइमा है, इनके कई प्रकार होते हैं जो अलग अलग ग्रुप में आप पढ़ोगे। एक होता है स्ट्रोमेटा, एक होता है स्क्लेरोशिया, एक होता है राइजोमॉर्फ या राइजोमॉर्फा, एक होता है राइजोइड्स, इवन पस्टोरिया, आप पस्टोरिया को भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स, जिनके अलग अलग नाम है उनकी अलग अलग क्लासेस के अंदर, पर ये है सब स्यूडो पैरेंकाइमा। मतलब क्या? सारे जितने हाइफा हैं वो इस तरह से एक दूसरे में मिक्सअप हैं कि यू कांट डिफरेंशिएट, आप उसको अलग नहीं कर सकते, और वो आपको अलग इस स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कई सारे हाइफा से मिलकर बना हुआ है। जैसा सबूत आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर लगा हुआ है एक स्क्लेरोशिया, इसको बोलते हैं, ये इसी जैसा जो आपको लग रहा है, इसको बोलते हैं एर्गोट। आप सबने सुना, एक बीमारी होती है एर्गोट ऑफ राय। एर्गोट ऑफ राय जो होता है वो राय के अंदर होने वाला, राई देखिए ना आपने, राई देखिए, ये वाली राई देखिए कि नहीं? सीरियल सीरियल, अरे राई देखिए कि नहीं? राई वो ये नहीं है, वो राई है, ये राय, राय, RYE, राय। ये एक प्रकार का गेहूं जैसा सीरियल है, एकता कपूर का सीरियल नहीं है ना, सीरियल क्रॉप के तौर पर हम बात कर रहे हैं।
तो इसको लोग खाते थे पहले और उनको बहुत मजा आ रहा था। 1850 में इतना मजा आ रहा है इसको खाने लगता था कि इट इज अ पार्ट ऑफ राय, बहुत मजा आ रहा है। बाद में मालूम चला कि जिसको खा रहे हो वो फंगल इन्फेक्शन है, वो उस बाली के साथ जो ईयर है पूरा एर्गोट उसके साथ ऐसे लगा हुआ था, तो लोग इसको भी इसी का प्रोडक्ट मान के खा जाते थे। मस्त मजा तो आएगा ही। एर्गोट के अंदर जो क्या होता है एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथेरानोइड हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड होता है, तो मजा तो आना ही। बाद में बात पता चला कि भैया ये फंगल इन्फेक्शन है, इसको खाना नहीं है, तो फिर लोगों ने इसका सेवन बंद किया। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये लिखा है मैंने 1850 तक इसको प्लांट का पार्ट ही मानते थे और मजा ले लेके खाते। बाद में जब पता चला कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्यूडो जो आपका पूरा पैरेंकाइमा है, स्यूडो पैरेंकाइमा का प्रकार है जिसको नाम देते हैं स्क्लेरोसिया। इसी का एक और भाग होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा और स्क्लेरोसिया में से एक के अंदर है, क्या अंतर है दिखा दो। स्क्लेरोसिया और स्ट्रोमेटा में क्या अंतर है जल्दी प्रॉपर। सर ये गलत बात है, पिछली बार सर ये ना आपने जब क्लास 8 की वहां पे पढ़ाया सर, जब मेडिसिन प्रक्रिया चल रहा था उस हम उस क्रम में ऐसा तो चीटिंग कर रहे हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स चलेगा, ग्रोइंग पॉइंट। दूसरा भी देख लो पहले स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है, नीचे जो दिख रहा है वो स्क्लेरोसिया है और ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं वो स्ट्रोमा दिख रहे हैं। और स्ट्रोमा का खासियत होता है कि उन पर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, उन पर फ्रूटिंग बॉडी आ सकती है, अगली जनरेशन आ सकती है। तो ये जो आपको दिख रही है स्ट्रोमा है, नीचे ये स्क्लेरोसिया, तो ये हाइफा बाहर निकले ग्रोथ करके और इनसे फर्दर अगली जनरेशन आ सकती है। फ्रूटिंग बॉडी एक कॉमन टर्म है, याद रखना फंगस में बार बार आएगी। एक फ्रूटिंग बॉडी तो तुमने खाई भी है फंगस की, मशरूम, वो पूरा फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जिसमें फल बने, फल मतलब अगली जनरेशन के मेंबर्स जिसमें जिसको ग्रो करवाने पर नई जनरेशन आ पाए। तो एस्को और बेसिडियो के अंदर उनको फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज का नाम होता है एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प। कार्प शब्द का मतलब भी फ्रूट है, कार्प शब्द का मतलब भी फ्रूट है। पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बने तो पार्थेनोकार्पी है ना। तो यहाँ एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडीज हैं। और ये भी आपका वही भाग है कि यहाँ जब स्ट्रोमा है उस पर ग्रोइंग पॉइंट्स हो, उस पर फ्रूटिंग बॉडी बन रही हो, उसके अंदर अगली जनरेशन के लोग तैयार हो रहे हैं तो उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और जहाँ ये नहीं हो रहा है उसको कहा जाता है, वो कहलाता है स्क्लेरोसिया। क्लियर है? तो दोनों का अंतर स्क्रीन पर है, फटाफट इसको मेंशन कीजिए। दोनों टाइप हैं, स्ट्रोमेटा और स्क्लेरोसिया, टाइप्स ऑफ स्यूडोपैरेंकाइमा। डिसीज नहीं होती, डिसीज नहीं होता है, एर्गोटिज्म प्लांट में होता है। बीमारी है प्लांट की है, जब एनिमल इसको खाएगा तो उसमें वो केमिकल के आउटकम्स होंगे, उसको एर्गोटिज्म नहीं होता है। फंगस को ग्रो करने के लिए माहौल चाहिए, जैसे अभी सबसे सुटेबल माहौल है फंगल ग्रोथ के लिए। आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि विशेष प्रकार की फंगल डिजीज हो रही है। 8 दिन पहले इंदौर के डॉक्टर्स का स्टेटमेंट था, उसमें 4-5 डॉक्टर से पूछा था कि अभी हमारे पास टीचिंग लेकर के बहुत लोग आ रहे हैं जिनकी 4-4 महीने में कुछ भी ठीक नहीं हो रही, और कारण है उसका ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ये बेस्ट सुटेबल कंडीशन है जो अभी चल रहा है, वार्म और मॉइस्ट, ये फंगस की डिमांड। नमी और थोड़ा सा गर्म, वार्म एंड मॉइस्ट, ह्यूमिड, ये एनवायरनमेंट अगर मिलता है तो फंगल ग्रोथ पर बेस्ट तरीके से। तो अगर वो मिलेगा तो जहां भी हो सकता है संभव है। अभी तो चल ही रहा है, आप मेडिकल स्टोर वाले से पूछ सकते हैं, रिंग गार्ड की बिक्री बढ़ गई होगी जी।
ये अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा लेना। पढ़ाई के जो डिस्कशन वाले आउटकम होते हैं वो और ज्यादा फ्रूटाइल होते हैं, तो वहाँ पढ़ाना। फंगल ग्रोथ के लिए, फंगस के लिए बेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फंगल ग्रोथ के लिए बेस्ट माना जाता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको अनुभव भी है इसका, जब मम्मा ने फुलके का रखने वाले डब्बे में एक फुलका भूल गई हो और आप उनके साथ ननिहाल चले गए हो 8 दिन के लिए, और पापा तो घर में आते थे पर खाना बाजार से मंगाते, तो वो डब्बा खुला ही नहीं और बंद चालू करते रहे वो डब्बा। जब आपकी मम्मा ही रखी गई थी, थोड़ी ह्यूमिडिटी रह गई थी उसमें, तो जब वापस आएंगे 8 दिन बाद तो उस एक फुलके के ऊपर सफेद कलर का पूरा फंगस डेवलप हो चुका होता है। अभी तक नहीं करके देखा हो तो अभी करके देख लेना घर में, बड़े आसानी से आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, आराम से नेचर में जो है वो उसके स्पोर्ट्स मौजूद है। इंटरेस्टिंग है, उस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में गिरते थे लेकिन आप सफाई करते रहते थे तो डेवलप नहीं होगा। जब उनको एनवायरनमेंट मिल गया 7-8 दिन ग्रो करने के लिए, तो आराम से वहां पर हमारा ब्लैक ब्रेड मोल्ड डेवलप हो जाता है। रासवाद राइजोमॉर्फ और राइजोइड्स का अभी नहीं दिखा पाएंगे, आने वाले दिनों के अंदर क्लासेस के अंदर हम बात करेंगे। आप समझ ठीक पा रहे हैं कि मीडियम पर जुड़ने में या मीडियम से न्यूट्रिशन लेने में राइजोइड्स मदद करेंगे, रूट लाइक होंगे, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी राइजोमॉर्फ आपको जो है मशरूम के अंदर जब हम बात करेंगे तो वहां दिखाएंगे, तो सही समय आने पर इनको दिखाएंगे। अभी आप मेंशन कर लीजिए। ऐसी पस्टोरिया भी लिख देना। पस्टोरिया ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल को अंदर तक पेनिट्रेट कर देगा। जिस सेल के ऊपर फंगस का इन्फेक्शन है उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर से न्यूट्रिशन लाने में पोटेंशियल रखता है, सामर्थ्य रखता है। तो हॉस्टोरियल प्रेजेंस जो है वो हॉस्टोरिया भी आपको इसी कैटेगरी में स्यूडोपेरेन्काइमा के अंदर रखना चाहिए। अगर इनको क्लासिफाई करने का मुद्दा है, इनको बांटने का मुद्दा है, पढ़ाई की दृष्टि से हम इनको कहाँ कैसे क्लासिफाई करते हैं, अगर ये चर्चा है तो हम इन्हें फाइकोमाइसिटीज आजकल एग्जिस्ट नहीं करती, आजकल उसको 2 अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया है, oomaicites और zygomaicites। oomaicites एंड zygomaicites या फाइकोमाइसिटीज की 2 क्लासेस है। पुरानी एनसीईआरटी है आपकी, तो हो सकता है उसमें फाइको ही मिले, पर अब आजकल फाइको नहीं पढ़ाते, वो और जाइगो में उसको पढ़ाते हैं, बांट देते हैं। उसके बाद आती है एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज। ये लोग ऊपर से नीचे एडवांसमेंट को दिखा। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट एडवांस क्लास इन फंजाई, यू हैव टू से बेसिडियोमाइसिटीज विदाउट एनी डाउट। सबसे इनिशियल फाइकोमाइसिटीज, या अगर ऊदी है तो कैसा है, जो भी ऑप्शन है उसा। पर किताब वाले कभी कभी इसके बाद एक और नाम लिखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ड्यूटेरो बेसिडियो से ज्यादा एडवांस हो गए, नहीं था। ड्यूटेरो मानवीय भूल से ज्यादा और कुछ नहीं। आप नाम लिख लो, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है उनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। इम्परफेक्ट है बेचारे, इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी जो सेक्स ऑर्गन या जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं वो नहीं होती, इसलिए उनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्ट। और साइंटिस्ट से गलती हो गया, उनने एक अलग ग्रुप बना लिया ड्यूटेरोमाइसिटीज। बाद में मालूम पड़ा कि भैया इसके जो मेंबर्स हैं ये तो बेसिडियो और एस्को के ही मेंबर्स हैं, इनको अलग क्लास में रखना लॉजिकली नहीं है। पर अब चला आ रहा है, चला आ रहा है, हम भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाते हैं, सब बात करते हैं कि ड्यूटेरो, तो ड्यूटेरो का चर्चा करते हैं। पर ड्यूटेरो के मेजर मेंबर्स एस्कोमाइसिटीज। तुम्हारी एनसीईआरटी बेसिडियो में लिखती है तो हम भी कंसीडर करते हैं, गलत नहीं। मेजर एस्को के हैं,
बेसिडियो के भी हैं। इसका मतलब इसको अलग से एडवांस या पूरा कहना लॉजिकल है। हाँ, ये अलग क्लास है, चली आ रही है, गलती है किसी का, वो हम भी दोहराते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना मेरे साथ, जब प्लांट हार्मोन पढ़ोगे तो वहां पर आप मेरे साथ जिब्रेलिक एसिड पढ़ोगे। तो जिब्रेलिक एसिड किसी फंगल इन्फेक्शन से सबसे पहले आप उसके बारे में बात करते हो। वाह, हमारे टेस्ट तो सारे तैयारी जारी रखना। एक सप्ताह में अपना रखने, एक सप्ताह के अंदर ऐसा हो सकता है कि लाइन से 5-6 दिन तुम्हारी आगे होनी चाहिए, इसमें पुराने कोर्स में तुम तैयारी कर क्या 11 वाले कुछ होते हैं और बड़े नीतीश भैया इसको तो क्या सब चीज के लिए तैयार। इनके पास तुमने देखा नहीं, लेकिन ऐसे सारे गन वगैरह सब रहती दिखती नहीं हो, तो जो भी दाग दो बोले, जो भी बंदूक चला दो, इनके पास उसका वो कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड है। तुमको बताने की जरूरत नहीं है, होगा इनके साथ में हो जो तुम्हारे साथ होता है, लेकिन तुम तैयारी कर ऐसा बता। उसका नाम था जिबरेल्ला फ्यूजिकोराई, और जिबरेल्ला फ्यूजिकोराई का एक और नाम था फ्यूजेरियम फ्यूजिफॉर्मी। ऐसे बोलने लगे तो हो गया होता। तो खैर अभी जाने दीजिए, अभी लिखने का जरूरत है। तो वो दो नाम का मतलब है भाई, एक उसकी परफेक्ट स्टेज का नाम है, उसकी इम्परफेक्ट स्टेज का नाम। मतलब एक फंगस जब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है तो ड्यूटेरोमाइसीट्स का हिस्सा है। कितनी अजीब बात। और जब वो अपनी लाइफ स्टेज में कभी रिप्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसको आप उसकी पर्टिकुलर क्लास में रखते हो, यानी एसओ या एसओ। तो कॉन्फ्लिक्ट है, साइंस चूंकि उभरता हुआ आया है, धीरे धीरे एक्सप्लोर किया गया है, इसलिए इस गलती को एक क्लास के तौर पर हम मानते हैं। पर इस पर अच्छा क्वेश्चन जब भी बनेगा वो यही बनेगा कि एक ट्रांजिशनल वेटिंग रूम है जहां आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप जिस स्टेज में वहां रिप्रोडक्शन नहीं है तो आप ड्यूटेरो का हिस्सा। पर अगर आपने रिप्रोडक्टिव साइकिल हो रहा है तो इधर आप रेसिड्यू के या आप एस्ट्रोमाइसीट्स का हिस्सा। क्लियर है इस बात से? तो दैट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। पर मोस्ट एडवांस अगर कोई बोलेगा यस वी हैव टू से बेसिडियोमाइसीट्स, उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हो गया भाई, आगे बढ़े, आगे चला जा सकता है। वैसे एक और आप अगर पढ़ते आए हैं दैट इज स्लाइम मोड्स, है ना। अगर आपने कभी उनको फर्जाई में पढ़ लिया कोई बुरी बात नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एडवांस क्लासिफिकेशन में वो प्रोटिस्ट के अंदर रखे जाते हैं, प्रोटिस्ट का बिलोंग करते हैं, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वहाँ आप यूनिसेलुलर फंजाई में बात कर रहे हो और आप कभी स्लाइम मोड्स ऑप्शन में दिख जाए और ऑल जैसा ऑप्शन मिले तो लगाने से घबराना मत। ये थोड़े बहुत वेरिएशन चलते हैं, रिजेक्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोई स्लाइम मोड्स को फंजाई में नहीं बोलेगा, ऐसा कोई कानून नहीं बोला जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास की बात कर लो, उसको एल्गा में मैं पढ़ाऊंगा, एल्गा में पूरी चर्चा करूंगा, विटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर को चलेगा, ये हम गलत नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा है वैसा। उनकी पोजीशन ही डामाडोल है, वो इधर भी आते हैं उधर भी आते हैं, उनका स्टैंडिंग क्लासिफिकेशन में ऐसा है। इसलिए आपको याद रखना है कि स्लाइम मोल्ड्स भी फंगस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन यस चूंकि उनका यूनिसेलुलर नेचर होता है उनको हम पढ़ेंगे प्रोटिस्ट के अंदर। पर यस कुछ क्लासिफिकेशन में आप उनको यहाँ भी देख सकते हैं।
आइए ये सारा बात कर लेने के बाद उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए, उनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया। वेजिटेटिव उसको बोलते हैं जो उनकी ग्रोथ करवाता है, जिसके सहारे वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो हाइफा, वो माइसीलिया था। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, है ना? तो हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं, उसी को चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखिए, इनमें जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, होलोकार्पिक और यूकार्पिक डेवलपमेंट। एनी आइडिया? बोलो करे सर, बड़ा जब पूरा का पूरा जो उनका फिलामेंट या हाइफा है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ को दिखा रहा, वो पूरा स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, पूरे हाइफा से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको कहा जाता है, ये कहलाता है होलोकार्पिक डेवलपमेंट। पर यदि हाइफा का कोई एक भाग हाइफा का एक भाग जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आए या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम आए या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर जाना जाए, तो ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं यूकार्पिक। यू मतलब सच्चा, मतलब सही बात तो यही है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का जो पूरा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था वो पूरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो बेचारे का वेजिटेटिव अस्तित्व नहीं बचा। तो इसको कहते हैं होलोकार्पिक, लेकिन ये सही एडवांस प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं है। एडवांस में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर खड़ा है, इसी पर फ्लावर आएंगे, इसी पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, इसी पर फ्रूट आएंगे। तो वैसे ही अगर वेजिटेटिव हाइफा का कुछ भाग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्लियर है, स्पष्ट है? तो मेंशन कीजिए दो प्रकार का डेवलपमेंट, होलोकार्पिक और हो गया भाई, लिख लिया सारे लोगों ने, आगे बढ़ा जाए। ये दो प्रकार के डेवलपमेंट समझ लेने के बाद आइए
अब इनमें रिप्रोडक्शन की मेथड्स कौन कौन सी होती है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस बात को समझा जाए, इस बात को डिस्कस किया जाए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, उसको भी मेंशन कर दिया जाए। आपने जो हाइफा बनाए थे उसमें कुछ हाइफा शुरुआत में बनाए थे सेप्टेट थे और कुछ एसेप्टेट, है ना? ये क्लास का फीचर है, कौन सी क्लास में कैसी कंडीशन होती है। तो यू हैव एनी आइडिया अगर आपको बता पाए? आप अच्छा पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसे ही मेंशन करना चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो हाइफा होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, उनमें सेप्टा मिलता है। जबकि अगर आप चर्चा कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज यानी ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज का, तो वहां आपको एसेप्टेट हाइफा देखने को मिलेगा। चले आगे बढ़े। रिप्रोडक्शन का जब चर्चा आता है तो कमोबेश दो टर्म बहुत चलन में होती हैं। एक होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो मैं समझा। आप में से कोई है जो मुझे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अंतर बताना? ऐसे मौकों पर जिनको आता है सामान्य में उनको हाथ ऊंचा करना चाहिए। नॉर्मली तो आप बोल ही देते हैं, पर हाथ ऊंचा करना चाहिए। इसमें से कोई बोल रहा है, शिक्षा बोल रही, बाकी से ठीक मिलते हैं आपको थोड़ा सा। अनिशा पूरे 6 दिन में तुम स्कूल है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मेहनत करती 6 दिन में तो वो एक दिन का व्रत रखती, छुट्टी रखती। सर प्रणता कह रहे हैं आप, सोच रहे हैं कब तक कोई और जवाब नहीं दे सकता, पढ़ना वाह बुद्धिजीवी लोग मिले। कोई और जवाब भी देगा वो सोचने नहीं पड़े, और जब तक कोई जवाब नहीं देता वो सोचते वाह उन्होंने इतना ब्रिलियंटली सोचा नहीं था, मैंने उसको ब्रिलियंटली पहुंचा दिया उस स्टेज पर। हाँ अच्छा, ये बोलते लड़का मात्र आवाज नहीं कर, बोलो। चलेगा, बिल्कुल कोई दो राय। पहला सेक्सुअल ना हो वो हो गया एसेक्सुअल, पर ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसको हम एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं, जब एक बार चर्चा। तो अभी कौन किसके अंदर आ रहा है इस पर मत उलझो, अभी इस बात पर जाओ कि प्लांट का कोई बॉडी स्ट्रक्चर डिटेच हो, टूटे, उसके कारण एक नया पार्ट बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्लांट आते हैं जिनका पत्ती वाला भाग या स्टेम वाला भाग कुछ टूट गया, गिर गया और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कुछ प्लांट भी ऐसे आते हैं जिनकी पत्ती पर बट होती है और नया प्लांट आ जाता है। तो ऐसे प्लांट के कोई भाग का डिटेच होकर के गिरने पर जब कोई नया प्लांट भी बन जाए, जैसे अपना 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 मुराया कोई निधि, मुराया
अरे दुआ ही दे रहा, बददुआ थोड़ी दे रहा, तुमको लग ऐसा है कि मुराया, किसी पे गाली दे, मुराया, मुराया कोई नहीं की, अपना हाथ ऊंचा करो, मुराया कोई नहीं की, मुराया खाया होगा ना, मुरमुरे नहीं, मुराया, सीधे ना, मुरमुरे याद आ जाए, कितना याद है मुराया, एक को याद है, दो को याद है, शाबाश, तीन को याद है, बोल, मीठा नीम, खाया है मीठा नीम, कड़ी पत्ता, एग्जैक्टली, इंदौरी मीठा नीम याद नहीं रखते, गाय में डलता है, खाने पीने की बात करो, तो कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता जिसको आप कहते हैं, जो कड़ी बनाने में उसमें डाला जाता है टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, वो मुराया कोयली की रिप्रोडक्टिव रूट्स होती है, वो उगता है आपके यहाँ और उसकी जो जड़ें निकलती हैं, उनसे नया पार्ट बन जाता है, नया प्लांट डेवलप होता है। तो जब प्लांट के किसी भाग से एक नया लाइफ डेवलप होता है, दैट इज वेजिटेटिव। सर यहाँ प्लांट नहीं, यहाँ फंगस बोल रहे हो, चलेगा, उसमें कोई परेशानी। फ्रेगमेंटेशन तो कहीं नहीं है, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है जहां आप टूट कर गिर कर अलग होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। तो हाइफा है, वो हाइफा से नया एक पूरा का पूरा माइसीलिया बन जाए, डिवाइड करके एक नया स्ट्रक्चर बन जाए, उसको आप फ्रेगमेंटेशन में रख सकते हो, उसको आप फ्रेगमेंटेशन में कर सकते हो। लेकिन हम जिसके लिए आज ये इकट्ठा हुए जो करने वाले हैं, उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा। जब गमीट ना बने, गमीट जो होते हैं उनमें फ्यूजन होता है, उसके बाद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, गमीट गमीटेंजिया में बनते हैं। गमीटेंजिया जो है वो सेक्स ऑर्गन के तौर पर आप उनकी चर्चा करने में बात करें। पर जब ऐसा ना हो और एसेक्सुअली जब स्पोर का फॉर्मेशन हो और स्पोर से नया लाइफ आ जाए, है ना, हम आज वो पढ़ने इकट्ठा हुए हैं, उसकी बात करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, और उसमें हम कई प्रकार के स्पोर आपको पढ़ाएंगे। माइटोस्पोर, मियोस्पोर, बोलो बोलो, तुम नाम बोल रहे हो, उन पे भी आ जाओ, रुक जाओ तो। प्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, स्पोर के ओरिजिन के आधार पर एंडोजिनस स्पोर, एक्सोजिनस स्पोर, और कुछ बच गया क्या? हाँ, वो आप सब अच्छा बोल रहे हो। वो अभी ये बड़ी कैटेगरीज है, इनके अंदर और स्पेसिफिक बात की कौन कहाँ रखा जाना चाहिए उसकी चर्चा में करेंगे, उसकी बात हम करेंगे। आइए, माइटोसिस से जो बने वो माइटोस्पोर, मियोस्पोर को हम यहां से बाहर कर देते अभी की पढ़ाई से, इसलिए कि वो स्पोर तो है, पर ऐसे स्पोर जो आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर मिलते हैं, जो रिप्रोडक्शन के वक्त मिलेंगे, उनको आप मियोस्पोर बोलते हैं। मियोस्पोर जो बनते हैं आपके, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल का हिस्सा होते हैं। राइट नाउ हमने पढ़ाई करना शुरू किया है ये कहकर के नहीं कि सारे स्पोर पढ़ा देंगे, ये कहकर के हम पहले एसेक्सुअल मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम सेक्सुअल मेथड्स पर जाएंगे। तो मियोस्पोर को हमने यहाँ से बाहर कर दिया। प्लेनो पर हम कायम है। प्लेनो का मतलब होता है वो जो मोटाई, माइटो का मतलब होता है वो जो माइटोसिस से बने, जो मोटाई हो वो प्लेनो, प्लेन मोटाई होता है ना, हवाई जहाज, तो भाई प्लेनो स्पोर मतलब जो मोटाई। तो जो नहीं, जिसमें मोटिलिटी नहीं हो, नॉन मोटाइल, वो हो गया एप्लेनो स्पोर। एंडोजिनस और एक्सोजिनस, जब आपके स्पोर का डेवलपमेंट किसी डब्बे में, डब्बा मजाकिया शब्द है, जब किसी सैक में हो, किसी इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में हो, तो उसको बोलते हैं एंडोजिनस। और जब वो बाहर ही किसी स्ट्रक्चर पर लग जाए, डेवलप हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस। क्लियर है? अब हम बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपके लिए काम बहुत आसान होगा, बस उनको पहचानना होगा कि ये कैसे हैं, इन्हें कहाँ रखा जाए।
ये कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बने हैं। पहला, आराम से, पहला ये जो छड़ है, छड़, साइंस में छड़ का नाम होता है फूल। जो स्टिक, जो रॉड आपको दिखे इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस पर आगे फर्दर कोई स्ट्रक्चर जुड़ा हो, उसको बोलते हैं फूल। इस स्ट्रक्चर को जो ये पूरा बना है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसलिए छड़ का नाम हुआ स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम में ये बने स्पोर। लेकिन स्पोर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मोनू है। मोनू क्या? मोनू चौहान, मोनू शर्मा, मोनू पांडे, मोनू जोशी, क्या? तो इसलिए इसका पूरा नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो स्पोरेंजियम में बने, और स्पोरेंजियम इसके ऊपर हो, कहां किससे जुड़ा हो? स्पोरेंजियोफोर से। ये सारे लोग जो अंदर बने हैं, इनका फॉर्मेशन, इनका निर्माण माइटोसिस से होता है। तो यस, ये माइटोस्पोर है एक। क्या ये डब्बे के अंदर है, सैक के अंदर है? हाँ। तो इनका ओरिजिन एंडोजिनस है। तो क्या ये मोटाइल है? सर हमें क्या बताओ, हमसे पूछ रहे हो। अरे पंख लगेंगे इनके, कहां दिख गए तुमको? अरे वो तो सर्कल का ऐसा, तुमको ये बड़ा दिख रहा है शायद ऐसा, तो सर्कल बनाया था मैंने ऐसा। कहां दिख गया इनके ऊपर? फ्लैजेला या मोटाइल स्ट्रक्चर बेटे। जो स्पोर है वो मोटाइल दिखता है, और फ्लैजेला होती है। कभी बार सीधिया आपको दिख सकती है। क्या सीधिया फ्लैजेला दिख रहे हैं आपके ऊपर? नहीं। तो उस आधार पर जवाब दीजिए क्या है? नॉन मोटाइल। इनमें मोटिलिटी। तो इसलिए क्या है? एक। तो ये चारों कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में आ गए। एक एंडोजिनस, माइटोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। आप इनको इन तीनों कैटेगरी में रख सकते हैं।